बेटा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस होता है और दोनों प्रोसेस को की जो डिटेल्स हैं उन सारी डिटेल्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एर्नॉन। क्या नाम था? एर्नॉन नाम था बेटा उनका। और उन्होंने बताया था कि जो ऐसी मिलिट्री पावर होती है वो या तो एटीपी की फॉर्म में बनती है या एनएडीपीएच की फॉर्म में बनती है, और इन दोनों ही हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स को बनाने के लिए हमारे दो अलग अलग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो बेसिकली एनएडीपीएच की सिंथेसिस करवाता है, और दूसरा प्रोसेस होता है यहां पे बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेंगे और एटीपी की सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन ये जो ईटीएस है और फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये दोनों ही प्रोसेसेस क्लोजली लिंक्ड होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एर्नॉन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था एसिबिलिटरी पावर प्लांट्स में दो तरीके से हो सकती है, या तो वो एटीपी की फॉर्म में होगी या वो एनएडीपीएच की फॉर्म में होगी। और दूसरी बात उन्होंने बताई क्या कि एनएडीपीएच को बनाने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम का एक पूरा प्रोसेस होता है जो एनएडीपीएच की सिंथेसिस करवाएगा, और एटीपी की सिंथेसिस करवाने के लिए फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम का इवेंट होता है जो एटीपी की सिंथेसिस करवाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के। तो यहां पे बेसिकली किस तरीके से होगा ये काम, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होगा बेटा, हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पैटर्न है। ये हमेशा बेटा लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी होगी वो हमेशा डाउनहिल होती है। मतलब ये हमेशा लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसे कहते हैं हम लोग बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हमेशा मेजर किया जाता है वोल्ट्स में या मिली वोल्ट में, और इसका मतलब होता है बेटा क्या? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल स्पीशीज टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। मतलब कोई एक केमिकल स्पीशीज या कोई केमिकल मॉलिक्यूल है, उसकी वो टेंडेंसी जिससे वो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस कर ले। मतलब वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, उसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उन मॉलिक्यूल्स के पास में, या उन इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में, या उन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में जिनका रिडक्स पोटेंशियल हाई होगा। और रिडक्स पोटेंशियल हाई कब हो सकता है? जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और खुद को रिड्यूस कर ले। मैंने क्या बोला कि कोई केमिकल जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे और खुद को रिड्यूस कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन करे और खुद को रिड्यूस कर ले, उस केमिकल की इसी केमिकल की इस टेंडेंसी को हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, या रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह दिया जाता है।
अब बेसिकली क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उसी दौरान वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या करवाता है, प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट जनरेट करवा देता है। और वो प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट भी कहते हैं, वो एटीपी की सिंथेसिस करवाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो क्लोजली लिंक्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, उसी दौरान वहां पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी बन रहा होगा, और वही प्रोटॉन का ग्रेडियंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट कहलाता है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी की सिंथेसिस को करवाने के लिए, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी की सिंथेसिस को करवाने के लिए। तो यहां पे एटीपी की सिंथेसिस होती है एक प्रोसेस से, जिसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कह दिया जाता है। और वो फोटोफॉस्फोराइलेशन भी दो टाइप का हो सकता है, या तो वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा या वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अब दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है उसे आइए जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर यह बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बेटा, उसके अंदर केवल एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, दैट इज PS1, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कोई वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो आइए इन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं यहां पे कवर करने वाला हूं वो है बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होगा, जो लाइट है वो आई, उस लाइट को आने की वजह से इस में सबसे पहला जो रिएक्शन सेंटर है वो आपको दिख रहा होगा P680 है। तो उस लाइट एनर्जी जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है, उस लाइट एनर्जी की वजह से यहां पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन यहां से लिबरेट हो जाएंगे। यहां पे दो वाटर को स्प्लिट किया गया है। अगर एक वाटर स्प्लिट होगा तो आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। लेकिन अगर दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं तो पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से लिबरेट होते हैं। तो यहां पे इन्होंने दो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया है, इसलिए यहां पे 4 प्रोटॉन, एक पूरा ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन। देख ले, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए रिएक्शन सेंटर के पास में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे कौन काम कर रहा है, वाटर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे कौन काम कर रहा है बेटा, वाटर काम कर रहा है। और उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे कहां पे, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ डाउनहिल जर्नी होगी, और इनको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पे एक्सेप्ट करेगा, उसका नाम होता है थियोफाइटिन। अब वो थियोफाइटिन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा एक मॉलिक्यूल के पास, जिसे हम लोग प्लास्टोक्विनोन कहते हैं। और वही प्लास्टोक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। इसके पास में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में भेज देगा।
और ध्यान से सुनिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होगा तो वहां पे प्रोटॉन्स को भी पंप किया जाएगा, और वही प्रोटॉन्स बेसिकली आगे चल के एटीपी की सिंथेसिस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे अभी बताऊंगा मैं आपको, इस साइकिल को पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां पे क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे उसी दौरान प्रोटॉन्स को भी पंप किया गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और उन प्रोटॉन के पंप होने की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बना या प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुई, जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। और आगे क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के पास में, जिसे हम लोग प्लास्टोसाइनिन कहते हैं, प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। और इस प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है एक और रिएक्शन सेंटर के पास में, जिसे हम P700 कहेंगे। और अब क्या होगा, यहां पे फिर से लाइट आएगी और ये इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड होंगे। जिस तरीके से यहां पे इस लाइट के आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपने ऑर्बिट से बाहर निकले थे और अपने एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर हो गए थे, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां से पास होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर फाइनली एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा जिसका नाम होता है पैराडॉक्सिन। और इस पैराडॉक्सिन के पास में एक एंजाइम होगा जिसे हम कहते हैं NADP रिडक्टेज। और ये NADP रिडक्टेज क्या करवाएगा, NADP मॉलिक्यूल को रिड्यूस करवा देगा NADPH में। कैसे, ये NADP क्या करेंगे, ये जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्हें गेन करेंगे और 2 NADPH की सिंथेसिस करवा देंगे। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक NADP एक्सेप्ट करता और खुद को रिड्यूस करके एक NADPH बना देता, एक NADPH बना देता। लेकिन बात यहां पे ये है कि इलेक्ट्रॉन है 4, तो हम लोग 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात कर लेंगे अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो। ठीक है मेरे बेटा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पास हो रहे हैं, पहले इस तरीके से ऊपर, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को Z स्कीम कह दिया जाता है, इसी पैटर्न को हम Z स्कीम कह देते हैं बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और ये सब कहां पे चल रहा होता है, तो ये सब चल रहा होता है बेटा हमारी जो थाइलेकॉइड होता है उसकी मेम्ब्रेन में। किस तरीके से चल रहा होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये रही थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, और इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ये रहा हमारा फोटोसिस्टम सेकंड, और यहां पे रहा हमारा फोटोसिस्टम 1। अब यहां पे लाइट आई, लाइट आने से क्या हुआ, यहां पे वाटर स्प्लिट हुआ, और जब वाटर को स्प्लिट कराया गया, यहां पे 2 वाटर लिए थे, मैं भी 2 ले रहा हूं। तो वाटर को स्प्लिट कराने पे एक ऑक्सीजन, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए। वो इलेक्ट्रॉन इस वाटर ने इसको डोनेट कर दिए। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन पास हो गए अलग अलग मॉलिक्यूल के पास में। सबसे पहला जिस मॉलिक्यूल के पास में ये गया वो था हमारा थियोफाइटिन। थियोफाइटिन के बाद में गया वो किसके पास बेटा, प्लास्टोकिनोन। प्लास्टोकिनोन के बाद वो किस में गया, वो गया साइटोक्रोम B6F। और उसके बाद में वहां पे वो गया किसमें, प्लास्टोसाइनिन में। और प्लास्टोसाइनिन से फिर किस पे चला गया, फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम पे फिर से लाइट गिरी, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, पैराडॉक्सिन के पास। पैराडॉक्सिन में कौन सा एंजाइम था, यहां पे NADP रिडक्टेज। इस NADP रिडक्टेज ने क्या किया, NADP को गेन किया, इस NADP ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से सीक्वेंसली पास होते हुए चले आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद में 2 NADPH की सिंथेसिस करवा दी, 2 NADPH की सिंथेसिस करवा दी। और जब ये सब कुछ हो रहा था बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे जब ये सब कुछ हो रहा था, ये जब कुछ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, उसी दौरान
इसी की एनर्जी को यूज करते हुए यहां से प्रोटॉन्स को पंप किया गया। कहां से बेटा? स्ट्रोमा से इस ल्यूमन में, किसके? थाइलेकॉइड के ल्यूमन में। किसके ल्यूमन में? थाइलेकॉइड के ल्यूमन में। ठीक है। और जो ये प्रोटॉन वाटर की स्प्लिटिंग से आए, ये प्रोटॉन तो यहां पे पहले से है ही है, तो ये सारे के सारे प्रोटॉन और जो बाहर से प्रोटॉन यहां पे पंप किए गए हैं, और ये प्रोटॉन कैसे पंप किए गए हैं? ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आई, उसकी वजह से प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। तो ये अंदर आके क्या करेंगे बेटा? ये यहां पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कि अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली आउटसाइड। और आप जानते हो कि जब भी किसी चीज का मूवमेंट होता है तो वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से या हाई ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या लो ग्रेडियंट की तरफ होगा। और ये जो यहाँ पे प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये क्या करेंगे? ये प्रोटॉन्स इकट्ठे होके यहाँ पे बेटा एक ग्रेडियंट तैयार करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ईसीपीजी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। और यही इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट या ये जो बहुत सारे प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कर देंगे। और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के जनरेट होने की वजह से, इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के जनरेट होने की वजह से ये प्रोटॉन्स अब अलोंग द ग्रेडियंट पास होना चाहेंगे, लेकिन ये कहीं से भी पास नहीं होंगे। इसको पास होने के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है, और वो जो प्रॉपर चैनल है उसका नाम होता है F0 F1 ATPase, F0 F1 आर्टिकल। और इस F1 वाले पार्ट में, इसके हेड पार्ट कहते हैं, इसमें एक एंजाइम होता है ATPase। ATPase की फुल फॉर्म होती है बेटा ATP सिंथेटेज। मतलब वो एंजाइम जो ATP की सिंथेसिस करवा सकता हो। तो जब यहां पे से प्रोटॉन बाहर आएंगे, जब यहां से प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, तो जब भी दो प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, इन प्रोटॉन के यहां से निकलने की वजह से, ग्रेडियंट टूटने की वजह से यहां पे इतनी एनफ एनर्जी होगी कि इस हेड में रोटेशन करा सके। ये जो हेड है ये रोटेट करेगा। और जब भी ये हेड के अंदर रोटेशन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी इस हेड में रोटेशन होगा, तो रोटेशन होने के वजह से यहां पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और एटीपी की सिंथेसिस करवा देगा। तो मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू चल रही है, और ये जो फॉस्फोराइलेशन है या फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये दोनों ही प्रोसेस क्या है? ये दोनों प्रोसेस क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो एसोसिएटेड बोला गया था, तो इस रीजन से बोला गया था कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। जब यहाँ पे साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है, उसी दौरान प्रोटॉन को भी अंदर पंप किया जाता है ल्यूमन के अंदर, थाइलेकॉइड के। और ये प्रोटॉन्स जो बाहर से स्ट्रोमा से अंदर भेजे गए, और जो प्रोटॉन्स वाटर की स्प्लिटिंग से आए, ये अंदर आके एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देंगे, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं, जो जनरेट करेगा एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स को। और वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से जो है प्रोटॉन्स बाहर निकलना चाहेंगे। अब जब प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो वो निकलेंगे F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू। और इस F1 हेड वाले पार्ट में एक एंजाइम होगा एटीपी सिंथेटेज या एटीपीएज, और ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी की सिंथेसिस करवा देगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और साथ में प्रोटॉन को पंप करना, जिसकी वजह से एटीपी बन जाना, ही हमारा कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा। और ये चूंकि हुआ है दो अलग अलग फोटो सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वापस घूम के उसके पास नहीं पहुंचा, इसीलिए हम इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से लिबरेट हुए थे, अगर ये वापस घूम के इसके पास पहुंच जाते, तो ये हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता। और इसी प्रोसेस को हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। और इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। फोटोसिस्टम सेकेंड के बाद फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम 1, पैराडॉक्सिन, और उसके बाद में NADP रिडक्टेज। ये सारे आपको बातें याद रखनी होंगी बेटा। कहते हैं कि NCERT का डायग्राम जो आपका दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में या उनके नाम नहीं दिए हुए,
उसमें सिंपली दिखाया गया है कि ये रहा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और ये फोटो सिस्टम सेकंड का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था। उस पे लाइट गिरी, लाइट गिरने पे वाटर स्प्लिट हुआ, इलेक्ट्रॉन वहां से निकले, इलेक्ट्रॉन मूव किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, फिर उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए, जिसमें इन्होंने दिखाया हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल की बात नहीं की गई है कि कौन सा साइटोक्रोम B6 होगा या प्लास्टोसाइनिन होगा या प्लास्टोकिनोन होगा, कुछ नहीं बोला गया है। और वहां पे सीधा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसके बनने की वजह से एटीपी की सिंथेसिस दिखा दी है। फिर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि फोटो सिस्टम 1 का है, और उसके बाद में फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया एंड फाइनली वहां पे उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन की मदद से NADP को रिड्यूस करवा के NADPH की सिंथेसिस करवा दी है। तो ये तो बात रही है बेटा आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कुछ किस तरीके का होगा। देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, केवल इसमें एक फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा बेटा, ठीक है। और ये जो फोटो सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो है P700 या फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी आई और लाइट एनर्जी को गेन करने के बाद में यहाँ पे कोई भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, नो वाटर स्प्लिटिंग, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बेटा। और कोई वाटर की स्प्लिटिंग ना होने के कारण यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन यहीं से पास होगा और वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। उसके बाद में अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे जिसमें पैराडॉक्सिन, प्लास्टोकिनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन लौट के फिर से P700 के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे जिस सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकला था वहीं पे वो वापस लौट गया। तो इसी पैटर्न को हम लोग बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे फियोफाइटिन नहीं है, बाकी सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे पैराडॉक्सिन सबसे पहले आएगा, पैराडॉक्सिन के बाद प्लास्टोकिनोन आएगा, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये है हमारा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में आ रहा है हमारा प्लास्टोसाइनिन, एंड फाइनली वो इलेक्ट्रॉन लौट के आ जाता है हमारे रिएक्शन सेंटर के पास जहां पे वो इलेक्ट्रॉन जहां से वो निकला था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अब पैटर्न यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का वही होगा जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। ये हमेशा लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल से हायर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ बेटा हमारा मूव करता है इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी ऐसा ही होगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा बेटा कि सर आप ये बताइए कि ये दोनों जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं, ये बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन है और क्या प्लांट्स ही दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो बेटा जवाब है इसका ये कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसको हायर प्लांट्स परफॉर्म नहीं करते, उसे केवल कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो ही परफॉर्म करेंगे। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को परफॉर्म करते हैं हमारे सारे हायर प्लांट्स बेटा। सारे हायर प्लांट्स क्या करते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को परफॉर्म करते हैं। तो फोटो सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं इनके बीच में, उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच के डिफरेंस की बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है साइक्लिक और यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसमें केवल फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, और नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एटीपी की सिंथेसिस होगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और NADPH की सिंथेसिस होती है। बेटा ये जो एटीपी यहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनेगी वो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से बनती है। दूसरी बात करें हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कोई एक्सटर्नल
इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, डोनर रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर बेटा आपका कोई वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होगी या कोई वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती। यहां पे वाटर की स्प्लिटिंग होगी, उसके अलावा बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लो लाइट इंटेंसिटी में भी हो सकता है, और लो CO2 कंसंट्रेशन में भी परफॉर्म होगा। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हाई लाइट इंटेंसिटी में, मतलब ऑप्टिमम लाइट मान के चलिए, आप कहिए कि ऑप्टिमम लाइट में होगा, और वहां पे ऑप्टिमम ही कार्बन डाइऑक्साइड पर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लो लाइट में या लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में नॉन साइक्लिक हो जाएगा, नहीं, ऑप्टिमम चाहिए, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड है वो तो चाहिए। उसके अलावा बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं, और नॉन साइक्लिक को बेटा सारे हायर प्लांट्स परफॉर्म करेंगे। और बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्रेना और साथ में स्ट्रोमा लैमेला दोनों में हो सकता है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल आपका बेटा ग्रेना में होगा। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में। और मैं बेटा एक छोटी सी बात आपको बतानी भूल गया था कि जो हमारा यहां पे एटीपी है वो कैसे बनेगा। तो जिस तरीके से बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इसी तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेंगे और एटीपी की सिंथेसिस करवाएंगे। लेकिन ये एटीपी दो बार बनती है, एक बार तो यहां पे आपको फेरेडॉक्सिन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में देखने के लिए मिल रही होगी, और दूसरी बार आपको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में ये फॉस्फोराइलेशन होता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन यहां पे कोई भी NADPH मॉलिक्यूल की सिंथेसिस नहीं होती। तो ये दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा हम लोग बात कर लेते हैं अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इस मैकेनिज्म को दिया था बेटा एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था पीटर मिशेल। बेटा इस कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है इस प्रोसेस में वाटर की स्प्लिटिंग होना। वहां पे हाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर वाटर की स्प्लिटिंग होना, ये सबसे पहला काम होता है। क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि जब लाइट एनर्जी आती है तो ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है या P680 है, यहां पे वाटर
को स्प्लिट किया जाएगा और वाटर को स्प्लिट करने के बाद में उस वाटर की स्प्लिटिंग के बाद यहां पे हमारा ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में, और ये प्रोटॉन्स यहां पे अंदर रह जाएंगे किसमें, ल्यूमन। और दूसरा स्टेप यहां पे होगा बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइमल्टेनियसली pumping proton from stroma into lumen of thylakoid। तो दूसरा स्टेप है यहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी दौरान जो प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा कहां से, स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर। और ये जो यहां पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट होंगे, ये प्रोटॉन्स यहां पे क्या करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट को तैयार कर देंगे जिसे हम लोग ECPG कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन से लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और मूव करने के लिए एक मॉलिक्यूल इनका साथ देगा, जिस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं बेटा F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। और इस F1 पार्टिकल के अंदर एंजाइम होगा जिसे हम लोग ATPase कहेंगे। और जब यहां से प्रोटॉन पास होगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP की सिंथेसिस करवा देंगे। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन था जो यहां से लिबरेट किया गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में मूव करता रहेगा, और फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में बेटा NADP रिडक्टेज एक्शन लेगा, कहां पे, स्ट्रोमा की तरफ। तो तीसरा होगा हमारा यहां पे स्टेप NADP रिडक्टेज एक्शन, कहां पे, टूवर्ड स्ट्रोमा। और यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके NADPH की सिंथेसिस करवा लेगा। हालांकि ये प्रोसेस मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो इस डायग्राम को समझिएगा। देखिए ये रहा एक थाइलेकॉइड, इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये रहे हमारे फोटोसिस्टम, ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये रहा हमारा फोटोसिस्टम 1। लाइट आई, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, सबसे पहला काम यहां पे वाटर की स्प्लिटिंग होना है, ऑक्सीजन निकली, इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले। ये इलेक्ट्रॉन चले गए रिएक्शन सेंटर के पास, उसको डोनेट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन पास होते चले जा रहे थे तो उसी दौरान में स्ट्रोमा से प्रोटॉन को अंदर पंप किया गया, और अंदर पहले से प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई हो गई। ठीक है जी बेटा, तो हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे बन गया, और उसी को हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनी। अब वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या चाहती है कि प्रोटॉन मूव करें, कहां से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाएगा, या इनको गेन करेंगे हमारे NADP मॉलिक्यूल, और NADP मॉलिक्यूल इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस कर लेंगे और NADPH बनाएंगे,
और इसमें कौन एक्शन लेगा, इसमें एक्शन लेगा एक एंजाइम जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। और ये एक्शन कहां पे हो रहा होगा, ये स्ट्रोमा में हो रहा होगा। वाटर की स्प्लिटिंग कहां पे हो रही होगी, ये ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड में हो रही होगी। तो पहला काम हुआ वाटर स्प्लिटिंग टुवर्ड द ल्यूमन, दूसरा काम हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना, और जिस टाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसी की एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर थाइलेकॉइड के पंप कर देना, और उस प्रोटॉन्स के अंदर पंप होने की वजह से यहां पे हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन होना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना और प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होना। अब ये प्रोटॉन हमारे मूव करना चाहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये कैसे मूव करेंगे, तो यहां पे मॉलिक्यूल लगा हुआ है, यहां पे मॉलिक्यूल लगा हुआ है F0 F1, इस F1 के अंदर ATPase एंजाइम होगा। अब ये प्रोटॉन जब भी इस F0 F1 पार्टिकल से पास होंगे, तो जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो यहां से एनर्जी लिबरेट होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी, जो F0 वाला पार्ट है, देखो ऐसे मॉलिक्यूल होता है बेटा ये, तो इसमें ये जो पार्ट होता है हेड, इसी में होता है एंजाइम ATP सिंथेटेज। तो ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, तो जब भी एनर्जी मिलेगी ये रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से यहां पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेंगे और ATP की सिंथेसिस करवा देंगे बेटा। तो यहां पे ये 3 काम है, और ये तीनों प्रोसेस हमारे थाइलेकॉइड के साथ में एसोसिएटेड है, और इसी चीज को कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है।